हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं अगस्त मंथ का करंट अफेयर। और इसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में करते चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग निपटाते चलते हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि इसको डिटेल में कवर किया जाए। तो इसको तो मैंने पहले से मार्क कर रखा है, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को हम लोग कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। जैसे कि पहला टॉपिक है क्या, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। अभी देखिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट है इंडिया के अंदर, उसमें अभी सब क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। तो ये सब क्लासिफिकेशन का जजमेंट दिया 7 जज का एक बेंच था सुप्रीम कोर्ट का। इन्होंने इसको अभी क्या किया, सब क्लासिफिकेशन को लीगल स्टेटस दे दिया है। और अभी जो करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये है संजय खन्ना, जो कि 51 नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के। तो इनका नाम क्या है, संजय खन्ना। लेकिन ये डिसीजन संजय खन्ना ने नहीं दिया था, ये डिसीजन इससे पहले वाले DY चंद्रचूड़ ने दिया था। तो देखिए, ये जो केस है, मतलब सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, इसको लीगल तो कर दिया गया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ये छोड़ दिया गया है किसके भरोसे, कि स्टेट के भरोसे, कि स्टेट अगर चाहे तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है और चाहे तो इसको नहीं भी कर सकता है। मतलब ये टोटली डिपेंड करेगा स्टेट के अपने सेट ऑफ माइंड पे कि इसको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। अभी देखिए, जो सबसे पहला स्टेट है जिसने अभी सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को अभी अडॉप्ट किया है, ये है हरियाणा। ये हम लोगों को याद रखना है, इसको हम लिख देते हैं हरियाणा। ये आपको कहीं ना कहीं करेंट अफेयर में मिल ही जाएगा। तो पहला स्टेट कौन सा है, पहला स्टेट है हरियाणा, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला। अभी देखिए, ये जो सब क्लासिफिकेशन है, ये है आर्टिकल 341 के अंदर ये आता है। तो आर्टिकल 341 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 341A और 1 और आर्टिकल 341(2) है। तो 1 क्या कहता है, ये शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, SC ST से ये रिलेटेड है। तो ये क्या कहता है कि जो SC ST समुदाय का, मतलब कि जो SC ST समुदाय में किसको लाना है या इसे किसको बाहर करना है, इसका सीधा एक्सेस किसके पास होता है, तो इसका सीधा एक्सेस होता है प्रेसिडेंट के पास। मतलब कि प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई कास्ट रेसेज एंड ट्राइब्स एज SC फॉर एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये अधिकार किसके पास होता है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। या इसके अलावा पार्लियामेंट भी ये डिसाइड कर सकता है। ये कहाँ बोला गया है, ये आर्टिकल 341(2) में बोला गया है। मतलब आर्टिकल 341 क्या है कि जो SC ST का स्टेटस है, इसमें किसी को इंसर्ट करने का या इससे किसी को बाहर करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है, या तो पार्लियामेंट के पास है, नहीं तो प्रेसिडेंट के पास है। यही है आर्टिकल 341। तो हम लोगों को ये चीज़ की याद रखना है, आर्टिकल 341। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ न्यूज बनता नहीं है। लेकिन देखिए, अभी जैसे कि SC ST का सब क्लासिफिकेशन हुआ, इसी तरीके से 1992 में इंदिरा साहनी केस में जो अपना OBC क्लास है, इसमें भी सब कैटेगराइजेशन हुआ था, जिसको EBC का भी नाम दिया गया था, या फिर OBC के एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 को इसमें बनाया गया था। तो ऑलरेडी पहले इंदिरा साहनी केस में क्या किया गया है, OBC का सब कैटेगराइजेशन किया गया है। इसी के तहत, इसी को रेफरेंस मानते हुए अभी क्या किया गया है, SC ST में भी सब कैटेगराइजेशन को लागू कर दिया गया है। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आर्टिकल 341 इंदिरा साहनी केस इन 1992 एंड फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट SC ST सब क्लासिफिकेशन इज हरियाणा। इतना चीज़ हम लोगों को क्या याद रखना है। और नए अपने कौन है, ये है संजय खन्ना, जो कि CJI है इंडिया के 91 नंबर के। इतना चीज़ हम लोग को याद रखना है। बाकी डाटा आपके पास है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। अभी देखिए ये देखिए, जो 1992 में सब कैटेगराइजेशन मतलब OBC का जो हुआ था, तो इसमें जो केस फाइल की थी उसकी एडवोकेट कौन थी, वो थी इंदिरा साहनी। लेकिन ये किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर था सब कैटेगराइजेशन, ये था रोहिणी कमीशन के आधार पे। तो ये रोहिणी कमीशन हम लोग क्या करेंगे, एक बार याद रखेंगे। इसको मैं रेड कर देता हूँ। रोहिणी कमीशन ये किससे रिलेटेड है, OBC के सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड है। चलिए अगला देखते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अभी देखिए, स्कीम 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होते हैं, मतलब CSS होता है, और एक होता है सेंट्रल सेक्टरल स्कीम, जिसको हम लोग CS बोलते हैं। अभी देखिए, दोनों में अंतर हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है, इसका मतलब कि इसमें सेंटर मान लीजिए कि अपना कुछ परसेंटेज देगा स्टेट को डेवलपमेंट के लिए। मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हो सकता है कि 90% या 60% या 70%,
ये स्टेट को देता है किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। लेकिन अगर सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम होगा तो इसमें क्या होगा कि जो सेंटर होगा वो 100% पैसा देता है किसको, स्टेट को, किसी भी प्रोजेक्ट को मतलब कि एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये डिफरेंस है किसमें, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में और सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम में। तो देखिए अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसमें क्या होगा कि जो पूरा का पूरा पैसा है वो सेंटर नहीं देगा बल्कि अपना कुछ कट देगा उसमें। जैसे कि मान लीजिए अगर हिमालयन स्टेट है, ये लिखा हुआ है इसमें, आप पढ़ लेंगे एक बार, हिमालयन स्टेट है तो 90% सेंटर देगा, अगर नॉर्मल स्टेट है 60% सेंटर देगा, और अगर यूटी का बात करें तो 100% इसमें सेंटर देगा। और जो बाकी का पैसा होगा वो कौन लगाएगा, जैसे यहाँ 10% स्टेट का होगा, 40% स्टेट का होगा, यहाँ स्टेट तो है ही, यूटी है, तो इसमें सारा का पैसा सेंटर का लगता है। लेकिन यही अगर सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम होगा तो स्टेट हो या यूटी हो या फिर ये हो अपना स्टेट यूटी हो या फिर हिमालयन स्टेट हो, इस सब में सबके सब में क्या 100% पैसा कौन देगा, ये सेंटर देगा। तो देखिए ये है डिफरेंस क्या, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में और सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम में। अभी क्या है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये 9 सेक्टर में ऑपरेटिव है, और जो टोटल सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये अभी कितना एक्टिवेट है, 95 है, 75 है ये। और अगर हम लोग सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम का बात करें तो ये कितना है, 75, और अगर सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम का हम लोग बात करें तो अभी कितना है, 676। तो ये नंबर याद नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान रहे तो ठीक है। अभी देखिए ये फंडिंग का जो मैं बता रहा था कि जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है और सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, इसका फंडिंग कैसे होता है, तो देखिए ये है फंडिंग 19:10, 60:40 और 100%। ये किसके लिए है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी देखिए सिटीजन पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस। अभी देखिए सिटीजन्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन गुड गवर्नेंस के लिए यहाँ बताया गया है। तो अभी देखिए इस योजना के स्टार्टिंग माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ऐप को स्टार्ट हुए अभी कितना साल हो गया, अभी 10 साल कंप्लीट हो गया है। तो कुछ स्कीम्स है जिसमें सिटीजन डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे लाइफ कैंपेन था इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट अडॉप्ट किया गया था, मोदी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसको हम लोग बोलते हैं, ये स्कीम हो गया। इसके अलावा स्टे सेफ ऑनलाइन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए, सिटीजन्स को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए MEIT के द्वारा स्टार्ट किया गया स्कीम है। इसके अलावा स्वच्छ भारत सर्वेक्षण स्टार्ट किया गया था, तो ये किसका, अर्बन ये है इंटरेक्टिव एक्टिविटी एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इट फोस्टर एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन इन क्रिएटिंग क्लीनलीनेस एंड हेल्थियर इंडिया। इसके अलावा मिलेट को सुपर फूड बनाने के लिए एक स्कीम स्टार्ट किया गया था। तो इसमें हम लोग को याद क्या रखना है, एक तो लाइफ इस कैंपेन हम लोग को याद रखना है, और दूसरा स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन को हम लोग क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। तो स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, यह स्टार्ट किया था MEIT के द्वारा, और लाइफ कैंपेन स्टार्ट किया गया था क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए या क्लाइमेट को बचाने के लिए, और ये मोदी जी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। अगला है लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अभी देखिए क्या हुआ, लेटरल एंट्री सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अभी स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या 45 पोस्ट को अभी क्या किया गया था, वैकेंसी निकाला गया था। तो इस पोस्ट को क्या किया गया है, मतलब कि कैंसिल कर दिया गया है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको अभी कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ दो चीज़ है, एक तो लेटरल एंट्री क्या होता है, और दूसरा ये पोस्ट कैंसिल करने का कारण क्या है, ये आप लोगों को समझना है। तो देखिए जो लेटरल एंट्री जो पोस्ट होता है, मतलब कि बिना एग्जामिनेशन के किसी पोस्ट पर मतलब कि UPSC के द्वारा जो पोस्ट क्रिएट होते हैं उस पर बिना एग्जामिनेशन के जो एक्सपीरियंस्ड बेस्ड लोग होते हैं उनको यहाँ पे मतलब कि उस पद पर स्थापित किया जाता है। इसी को बोला जाता है क्या, लेटरल एंट्री। तो लेटरल एंट्री के लिए कितना पोस्ट तैयार किया गया था, 45 पोस्ट। अभी देखिए
यहाँ हम लोग को समझना क्या है कि ये पोस्ट कैंसिल क्यों किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देखिए, एक होता है 13 पॉइंट रोस्टर होता है, मतलब इस रोस्टर में बोला जाता है, मतलब रिजर्वेशन के बेस्ट पे इसको कैंसिल किया गया ऑब्वियसली। रिजर्वेशन के बेस्ट पे इसको ऑब्वियसली कैंसिल किया गया है। तो रिजर्वेशन देने का एक 13 पॉइंट रोस्टर आता है। तो इस रोस्टर में बात किया गया है कि अगर कोई भी पोस्ट 3 से ज़्यादा अगर पोस्ट क्रिएट होता है मार्केट में, अगर क्रिएट हम लोग करते हैं, तो मान लीजिए अगर 4 पोस्ट क्रिएट होता है तो यहाँ रिजर्वेशन का लॉ लागू होता है। मतलब रिजर्वेशन का लॉ जो आप लोग पढ़ते हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना है, एससी एसटी को देना है, और ये जनरल का सीट होगा, तो ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। ये कब होगा? जब 3 से ज़्यादा पोस्ट होगा, मतलब एटलीस्ट 4 पोस्ट होगा या 5 पोस्ट होगा या 6 पोस्ट होगा, तो इस आधार पे रिजर्वेशन देना जरूरी था। और किसके तहत दिया जाता है? ये 13 पॉइंट रोस्टर के तहत दिया जाता है। लेकिन अभी जो ये 45 पोस्ट निकाला गया, लेकिन हर एक पोस्ट अलग अलग वैकेंसी के थ्रू निकाला गया। मतलब समझिए क्या, 45 अलग अलग वैकेंसी निकाला गया और इसमें रिजर्वेशन के लॉ को यहाँ वायलेट कर दिया गया इस तरीके से लूप होल खोज के। तो इसी को बोला गया कि जब 45 वैकेंसी है तो एक साथ लाइए और रिजर्वेशन के लॉ को यहाँ लागू कीजिए। जो 13 पॉइंट रोस्टर है इसके हिसाब से वैकेंसी होना चाहिए। तो ये इसीलिए कैंसिल किया गया है। तो हम लोग क्या करना है कि जो 13 पॉइंट रोस्टर है इसमें नंबर ऑफ सीट कितना होना चाहिए कम से कम रिजर्वेशन लॉ को लागू करने के लिए। तो ये है मोर देन 3। यहाँ लिखा होगा कहीं, कहाँ है? देयर इज नो, हाँ ये रहा, देयर इज नो रिजर्वेशन अप टू 3 वैकेंसीज। और बाकी सब ये डाटा है जो आप पढ़ लेंगे, जरूरी नहीं है, इतना जो जरूरी था आपको बता दिया गया है। अगला है सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। अभी देखिए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो इससे क्या होता है, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट बनाया गया जाता है। तो मान लीजिए अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिक सॉरी टोबैको या अल्कोहल के लिए अगर बनाया जाता है, या कोई भी नशा वाला पदार्थ जिस समाज को हानि पहुंच सकता है कोई कंज्यूम करने से या फिर वो एडवर्टाइजमेंट से, तो इसी को क्या बोला जाता है, सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। तो डायरेक्ट डेफिनेशन हम लोग को सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट का हम लोग को समझ लेना है। और दूसरा, ये अभी क्या किया गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसके द्वारा बोला गया था कि इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स लिया जाए कि जो अल्कोहल या टोबैको का जो एडवर्टाइजमेंट आता है स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा स्पेशली, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स लिया जाए। क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है इससे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक को, क्योंकि इनका फैन फॉलोइंग बेस जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है सोसाइटी में। तो इसी को बैन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको प्रिवेंट करने के लिए मेजर लेने को बोला। किसको? बीसीसीआई को। तो ये हम लोग याद रखें। देखिए, बीसीसीआई को किसने पूछा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने किस चीज को? सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट को बैन करने के लिए। तो एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट influence badly to the society is known as surrogate advertisement, that you have to remember। तो इसमें इतना ही है। अगला है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया सेक्युलर सिविल कोड। बोला गया किसके द्वारा? सेक्युलर सिविल कोड। ये बोला गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना है कहाँ? पूरे इंडिया के अंदर इसको लागू करने का बात किया जा रहा है। तो हम लोग को क्या समझना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप जानते हैं कि ये डीपीएसपी का एक पार्ट है। और डीपीएसपी आर्टिकल नंबर कितना? 44 में बोला गया है कि 44 में बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को के बारे में। तो इसको लागू करने का भी बात किया गया है। तो हम लोग को क्या याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है वह कौन सा स्टेट है? ये है उत्तराखंड। ये होना चाहिए कहाँ? यहाँ कहीं होना चाहिए, उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड एडॉप्टेड यूसीसी इन 2024। तो ये पहला स्टेट है। और इससे पहले जो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जगह लागू है वो है कहाँ? गोवा में। और गोवा में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडियंस का बनाया हुआ नहीं है, ये जो पोर्तुगीज सिविल कोड यहाँ लागू है 1867 का। तो ये सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है, लेकिन ये पोर्तुगीज सिविल कोड है। जबकि इंडिया का बनाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू किया गया है कहाँ सबसे पहली बार? उत्तराखंड में। तो ये हम लोगों को याद रखना है। ये हमें मार्क कर देता हूँ, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। और ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? तो ये आर्टिकल नंबर 44 से रिलेटेड है। और किस चीज का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है डीपीएसपी का।
बाकी सब मार्क किया हुआ है, आप चाहे तो ये डायरेक्ट टेलीग्राम पे अवेलेबल ही है, अभी अवेलेबल करवा दिया गया है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे तो एक बार एक सरसरी निगाहों से आप देखते चलेंगे। अगला है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। तो देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन क्या करता है, जो नंबर ऑफ सीट्स है इसका बंटवारा करता है। मतलब कि जो लोकसभा विधानसभा वगैरह में जो भी सीट्स पर चुनाव होता है तो इस सीट्स को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। तो ये किसको अधिकार है, ये डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। और डीलिमिटेशन कमीशन ये किसके थ्रू करता है, ये आर्टिकल 82 के थ्रू डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, और मतलब कि ऑथराइज है सीट का बंटवारा करने के लिए। तो जैसे देखिए, अभी बिहार में कितना है पॉपुलेशन, 10 करोड़ 40 लाख, लेकिन जो अपना कास्ट सर्वे आया है तो इसके हिसाब से कितना, लगभग 13 करोड़ पॉपुलेशन हो गया बिहार का। पहले सीट कितना था, मान लीजिए 40 सीट्स है, और अब करना है कितना, इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर 10 लाख में एक सीट होता है, आपको पता है पॉलिटी से। तो यहाँ अगर मान लीजिए 3 करोड़ पब्लिक के लिए ये सीट, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाना होगा। तो ये बढ़ाता कौन है, ये मान लीजिए 50 कर दिया गया, तो ये नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाएगा कौन, डीलिमिटेशन कमीशन। तो देखिए, अभी तक डीलिमिटेशन कमीशन कितने बार बन चुका है, ये 4 बार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप मतलब कि बीपीएससी का कौन सा है, पीवाईक्यू आप देखेंगे, अगर 67 वाला पीवाईक्यू देखेंगे तो वहां पूछा गया था। तो अभी तक कितना बार बंटवारा हो चुका है, सॉरी, डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक कितना बार स्टेब्लिश हो चुका है, ये हुआ है 4 बार। 52, 63, नंबर याद नहीं रखना है, 73 और 2002 में। अभी देखिए, अब फिर से डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा अब सीट का बंटवारा कब किया जाएगा, फिर से रीऑर्गेनाइज कब किया गया सीट को, तो ये किया जाएगा 2026 में। ये डेट आपसे पूछा गया था, पीवाईक्यू में आप चेक करेंगे। तो डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक कितने बार आया है, तो अभी तक 4 बार आया है, और अगला कब होगा बट डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा सीट का बंटवारा, तो ये होगा 2026 में। अगला है इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। अभी देखिए, इंडिया एज अ ग्लोबल साउथ का समिट कब हुआ, अभी वर्चुअली हुआ। और ये होस्ट किसने किया, ये होस्ट किया गया किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। तो इसमें टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे, तो 123 कंट्रीज इसके पार्टिसिपेंट्स थे। और इसका थीम क्या था, एन इम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल नेचर। मतलब ग्लोबल साउथ सस्टेनेबल फ्यूचर, अगर हम लोग याद रखेंगे तो ये क्या है इसका थीम। तो थीम क्या था, ग्लोबल साउथ सस्टेनेबल फ्यूचर। अभी देखिए, इसमें क्या होता है, एक ब्रांडेड लाइन होता है। तो ब्रांडेड लाइन क्या बोलता है, देखिए एक लेडी साइंटिस्ट थी, मतलब कि ऑब्वियसली ज्योग्राफी की। तो ये ब्रांडेड थी। तो इन्होंने क्या किया था कि एक लाइन ड्रॉ किया था, ये लाइन आप देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है, मतलब कि नॉर्थ के जो रिच कंट्री है, और जो साउथ इसके रेस्पेक्ट में जो पुअर कंट्री है, तो इसको डिवाइड करने के लिए एक लाइन खींचा था, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रांडेड लाइन बोला जाता है। तो इन ब्रांडेड लाइन के नीचे आने वाले सारे कंट्रीज क्या है, ये है ग्लोबल साउथ। तो इसी को बोला जाता है ग्लोबल साउथ। इसमें कितने कंट्री है अभी मेंबर ग्लोबल साउथ के, 123 कंट्री है। और ये सारे के सारे कंट्री किसमें भाग लिया, अभी भाग लिया क्या, ग्लोबल साउथ का जो समिट हुआ किसके द्वारा होस्ट किया गया, इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया, इसमें इन लोगों ने भाग लिया है। तो हम लोग को ब्रांडेड लाइन याद रखना है, ये क्या करता है, डिवाइड करता है ग्लोबल साउथ और रिच नॉर्थ को, ये डिवाइड करता है। थीम क्या था, ये थीम था सस्टेनेबल, सॉरी, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला है 10 ईयर्स ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अभी देखिए, इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट किया था। तो इसमें ये कब किया गया था, ये सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में मोदी जी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है, और इसका भी कितना ईयर्स कंप्लीट हो गया है, 10 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। देखिए, पीएम विजिट टू सिंगापुर, उसी समय इस पॉलिसी को स्टार्ट किया गया था। मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या है कि इंडिया से, देखिए ये इंडिया है तो इससे पड़ने वाले ईस्ट के जितने भी कंट्रीज है, मतलब कि जो छोटा बड़ा जितना भी कंट्रीज है, तो इन सब के साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाना है। तो यही है एक्ट इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो ये 10 साल पहले, मतलब कि 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था। 2013-14 एक बार देख लीजिएगा। अगला है इंडिया वियतनाम रिलेशन। अभी देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर है वियतनाम के, फाम मिचिन, ये आए थे कहाँ, अभी इंडिया आए थे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया और जो वियतनाम के बीच में जो कॉमन चीजें है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो वियतनाम है इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है हनोई में। तो देखिए, अभी जो मीटिंग हुआ, मतलब कि ऑब्वियसली जो
हाँ, मिस चीन आए थे इंडिया में, तो इसमें जो मीटिंग हुआ तो इसमें कुछ टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला लाइन ऑफ क्रेडिट, तो इंडिया ने अभी 300 मिलियन यूएस डॉलर असाइन किया है किसको, वियतनाम को, ऑन द लाइन ऑफ क्रेडिट। तो कितना, 300 मिलियन डॉलर। इसके अलावा जो एक टेम्पल है, माई सन टेम्पल, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको भी कंजर्व करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए इंडिया ने सहयोग करने का ये वियतनाम के साथ एक मो साइन किया है। इसके अलावा तो माई सन टेम्पल कहाँ है, माई सन टेम्पल है कहाँ, वियतनाम में, ये हम लोग को याद रखना है। अगला, एक नेशनल मरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाना है कहाँ, लोथल में। तो ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, ये इंडिया और वियतनाम के कॉपरेशन से बनाया जाएगा, कहाँ, लोथल में, मरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, लोकल लोथल का अगर हम लोग बात करें, तो ये डॉकयार्ड सेंटर था कहाँ का, जब हड़प्पा साइड से, तो उसका डॉकयार्ड सेंटर था। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि लोथल में भी क्या बनाया जाता रहा है, मरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, गुजरात। इसके अलावा वर्चुअल इनॉग्रेशन ऑफ आर्मी सॉफ्टवेयर नेशनल पार्क इन वियतनाम। वियतनाम के साथ होने वाला एक्सरसाइज क्या है, पासेक, विनबैक्स, मिलान, और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है वियतनाम का किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो इसको हाईलाइट करके ही लिख दिया जाए, इंडिया के साथ नहीं है इसीलिए इसको मार्क किया गया है। फ्री ट्रेड, यहाँ फंसाने का चांस है, एग्रीमेंट विथ यूरोपियन यूनियन एंड वियतनाम। तो इसको एक बार मार्क करके हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ये फंसा सकता है यहाँ पे हम लोगों को कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वियतनाम के साथ साइन किया है, तो वो इंडिया भी ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन हम लोगों को क्या याद रखना है कि ये यू के साथ हुआ है। इसके अलावा इंडिया मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट में वियतनाम का हेल्प कर रहा है, और एक आईएनएस कृपान किसको दिया गया है, वियतनाम को दिया गया है। इंडिया मलेशिया रिलेशन, तो देखिए इंडिया मलेशिया का रिलेशन इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर जो अनवर इब्राहिम है, ये कहाँ आए थे, अभी इंडिया में आए थे। तो देखिए मलेशिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मलेशिया में अभी एचएएल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया जा रहा है कहाँ, कुआलालंपुर में। तो ये कहाँ है, मलेशिया में। तो ये बनाया जा रहा है, और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, एक क्रा पास है जो बनाया गया जा रहा है कहाँ, मलेशिया में। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा। अभी देखिए ये क्राफ्ट पास क्यों बनाया जा रहा है, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कि जो सिंगापुर एक हब है, मतलब एक पोर्ट है जहाँ पे सामान को इंटरनेशनल सामान को उतारा जाता है या वहां से लोड किया जाता है। तो इसी को बाईपास करने के लिए एक क्रा बाईपास का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो इंडोनेशिया रूट को क्या, सॉरी, जो सिंगापुर रूट है, उसके उसको क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा, किसके लिए, चाइना के लिए। तो क्रा पास कहाँ है, ये हम लोग को सीधा याद रखना है, मलेशिया में। और दूसरा एचएएल कहाँ बनाया है अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक कहाँ भी बनाया है, ये बनाया गया है कुआलालंपुर में। फर्स्ट रीजनल ऑफिस ऑफ एचएएल वाज आल्सो इनॉग्रेटेड इन कुआलालंपुर। और ये चाइना से FA-50, साउथ कोरिया से, सॉरी, जो मलेशिया है अभी साउथ कोरिया से FA-50 जेट को खरीदा है। देखिए ईस्टमस्ट ऑफ करा बाईपास मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करने के लिए ये कौन सा बना रहा है, करा बाईपास का को डेवलप कर रहा है कौन, चाइना और मलेशिया मिलकर एक साथ। इसके अलावा मलेशिया यूपीआई पेमेंट को अभी, इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट है इसको अभी एक्सेप्ट किया है। और नेताजी कल्चरल सुभाष चंद्र कल्चरल हेरिटेज सेंटर भी है कहाँ, मलेशिया में। अगला है इंडिया सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप रिलेशन। अभी देखिए देखिए यूरोप के साथ इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन को देखेंगे। जैसे कि अभी क्या हुआ कि यूरोप में, पोलैंड में, या इसके अलावा आपको बता दें कि यूक्रेन में, यहाँ क्या हुआ, अभी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको एक बार देखते चलते हैं। तो देखिए जैसे कि अभी पोलैंड गए थे अपने प्रधानमंत्री, इसके अलावा यूक्रेन गए थे। तो इसको हम लोग अलग से एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ मैप पर सबसे पहले आप हम लोग देख लेते हैं कि देखिए ये रहा पोलैंड और ये रहा यूक्रेन। तो जो
पोलैंड से यूक्रेन गए थे, तो ये क्या रेलवे वन से प्रधानमंत्री ने यहाँ से जो डिस्टेंस कवर किया था पोलैंड से यूक्रेन का, तो ये किसे रेलवे वन से। जैसे एयरफोर्स वन होता है उसी तरीके से रेलवे वन था, तो ये भी न्यूज में था। अब ये न्यूज वाले आर्टिकल में करवाया हुआ है, तो वहां भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसलिए रेलवे वन का हम लोग नाम याद रखेंगे सबसे पहले। और इसके अलावा अब हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं कि इंडिया और पोलैंड से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, पोलैंड का जो राजधानी है वो क्या है, वर्सोवा। अभी क्या हुआ कि पोलैंड में जाम साहब नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम को पोलैंड के साथ स्टार्ट किया गया है। अब देखिए, जाम साहब नवानगर यूथ प्रोग्राम क्या है कि जो वर्ल्ड वार 2 हुआ था, तो इसमें महाराजा जाम साहब ने रिफ्यूजी को शेल्टर देने के लिए मतलब कि हेल्प किया था किसका, पोलैंड का। तो इन्हीं महाराजा जाम साहब के नाम पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसको क्या बोला गया है, जाम साहब नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। और ये किसके साथ स्टार्ट किया गया है, ये किया गया है पोलैंड के साथ। अगला है इंडिया यूक्रेन रिलेशनशिप। और एक और बात कि पोलैंड जाने वाले जो सबसे पहले प्रधानमंत्री है वो कौन है, नरेंद्र मोदी। फर्स्ट पीएम टू विजिट पोलैंड इन 40 ईयर्स। मतलब इससे पहले गए हैं, 40 साल से पहले गए हैं, लेकिन मतलब कि 40 साल के बाद जो जाने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है, वो है नरेंद्र मोदी। अगला है इंडिया यूक्रेन रिलेशनशिप। अब देखिए यूक्रेन भी यूक्रेन का स्थापना कब हुआ, 1992 में, जब यूएसएसआर का जब विखंडन हुआ, तो उसी समय क्या किसका स्थापना हुआ था, यूक्रेन का स्थापना हुआ था 1992 में। तो 1992 से लेकर अभी तक जो मोदी है, पीएम मोदी है अपने, ये फर्स्ट पीएम टू विजिट यूक्रेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, अब कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, क्या है, जैसे कि देखिए जो भीष्म क्यूब है इंडिया का, और ये भीष्म क्यूब प्रोवाइड किया गया है किसको, यूक्रेन को। तो ये भीष्म क्यूब है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। और जो भीष्म क्यूब है ये कहाँ इसका जो टेस्टिंग हुआ था, ये आगरा में हुआ था, ये भी हम लोग याद रखेंगे। और भीष्म क्यूब का जो फुल फॉर्म है ये क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मित्र। और ये मान लीजिए कि ये क्यूब है जिसमें एक फर्स्ट एड की तरह इसको आप बोल सकते हैं, फर्स्ट एड की तरह बोल सकते हैं। मतलब कि कहीं भी इसको डंप किया जा सकता है वाया एयर मीडियम। और इसमें क्या होगा, जो भी हेल्थ केयर के लिए जो भी इम्पोर्टेंट जैसे दवा और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, इस भीष्म क्यूब में ऑलरेडी होगा। तो ये भीष्म क्यूब किसको दिया गया है, ये दिया गया है अभी यूक्रेन को। अभी देखिए, यूक्रेन को दो भाग में डिवाइड करने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है, नाइपर रिवर। डिनाइपर रिवर इसको बोल सकते हैं, या नाइपर रिवर इसको बोल सकते हैं। तो ये है नाइपर रिवर। डिनाइपर ही बोलिए, क्योंकि नाइपर रिवर एक अलग है। तो डिनाइपर रिवर इसको हम लोग बोलते हैं। तो भीष्म क्यूब, द नाइटवा रिवर, और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विजिट यूक्रेन, वो कौन है, नरेंद्र मोदी। अगला है पैरा डिप्लोमेसी। अभी देखिए, पैरा डिप्लोमेसी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, केरला गवर्नमेंट के द्वारा। अब पैरा डिप्लोमेसी कहने का मतलब क्या है कि जो फॉरेन डील होता है ये किसके अंदर आता है, ये सेंटर के अंदर आता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जो स्टेट ऑफ केरला था, ये अपना एम्बेसडर डायरेक्ट फॉरेन डील के लिए अपॉइंट कर दिया। तो इसी को बोला गया है क्या, पैरा डिप्लोमेसी। तो सीधा हम लोग को याद क्या रखना है कि पैरा डिप्लोमेसी इंप्लीमेंट करने वाला जो पहला स्टेट है वो कौन है, तो वो है केरला। अगला है इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। और डायस्पोरा क्या होता है कि एनी पर्सन, मतलब कि इंडिया का जो सिटीजन है, मतलब इंडियन मूल के जो सिटीजन है, वो अगर किसी भी अदर कंट्री में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्पोरा बोलते हैं। ऐसा सिंपली हम लोग बोल सकते हैं। तो अमेरिका में जो इंडियन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिका, या इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा।
तो अभी देखिए जो अमेरिका का नेट पॉपुलेशन है उसमें 1.5%, 1.5% इंडियन पॉपुलेशन है। ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जो रिमिटेंस है, ये रिमिटेंस आता कहाँ से है, अलग अलग कंट्री से आता है इंडिया में। तो अमेरिका सबसे बड़ा सोर्स बना है रिमिटेंस का इंडिया के अंदर। देखिए इंडिया का भी टोटल रेमिटेंस कहीं आपको लिखा मिलेगा 111 बिलियन डॉलर, कहीं मिलेगा 113 बिलियन डॉलर। तो इतना भी रेमिटेंस है। इसमें से जो 26 बिलियन डॉलर है ये कहाँ से आता है, अमेरिका से। तो अमेरिका सबसे बड़ा रेमिटेंस पार्टनर कौन है इंडिया का, अमेरिका। और इसके अलावा जो यूएस कंपनीज है अभी 63 बिलियन डॉलर एफडीआई में पार्टिसिपेशन है अमेरिकन कंपनीज का इन इंडियन एफडीआई। तो ये दो चीज हम लोग याद रखना है, एक तो 26 बिलियन डॉलर और 63 बिलियन डॉलर। इसके अलावा जो इस डायस्पोरा का फायदा क्या है, जैसे ब्रेन गेन होता है, और ये सब इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, इसको हम लोग छोड़ के चलते हैं, या फिर मार्क किया हुआ है आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसी पॉइंट को हम लोग अभी देखते चलते हैं क्योंकि टाइम कम है। India elected as vice chair of IPEF सप्लाई चेन। अब IPEF सप्लाई चेन क्या है, देखिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इसी को बोला जाता है IPEF सप्लाई चेन। अब इसमें सप्लाई चेन में क्या है कि कल 14 मेंबर है, जो टोटल मेंबर कितना है 14। तो इंडिया अभी वाइस प्रेसिडेंट बनना है, ऑब्वियसली इंडिया भी इसका मेंबर है, और ये बिल्कुल रिसेंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ, 2022 में। और कहाँ हुआ, टोक्यो में इसका स्थापना हुआ। तो जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है ये अभी कौन है, ये है इंडिया, सेंट मार्टिन आइलैंड। अभी देखिए इससे पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्या हुआ अभी वेस्ट बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश में अभी क्या हुआ, जो सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो ये सेंट मार्टिन आइलैंड है, ये कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। तो इसी से जोड़ा जा रहा है इस सत्ता परिवर्तन को, मतलब कि जो कूप हुआ है इसको इसी से जोड़ा जा रहा है सेंट मार्टिन आइलैंड से, कि बोला जा रहा है कि यहाँ अमेरिका अपना बेस बनाना चाहता था, जिसके कारण ये जो कूप हुआ है वो करवाया गया है अमेरिकन के द्वारा। तो ये सेंट मार्टिन आइलैंड है, ये कहाँ है, ये है बे ऑफ बंगाल में। इसको ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, इसको आप लोग एक बार प्रीवियस वीडियो में भी देख लेंगे। और ये सेंट मार्टिन आइलैंड जो है ये ओरिजिनली, मतलब पहले किसका था, पहले था ये म्यांमार का, लेकिन अभी किसका है, ये है बांग्लादेश का। तो ऑप्शन में यही होना चाहिए कि ये इस पर सेंट मार्टिन आइलैंड है, ये किसको बिलोंग करता है, बांग्लादेश या म्यांमार। तो हम लोग को टिक क्या करना है, बांग्लादेश। देखिए इन 1974 बांग्लादेश एंड म्यांमार reached an agreement that the island would be a part of बांग्लादेशी टेरिटरी। बस यही हम लोग को याद रखना है। अगला है कुर्स्क रीजन। अभी देखिए जो रसिया था लगातार यूक्रेन पे हमला कर रहा था, और रसिया कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि अभी रिसेंटली बाय इंटरनेशनल सपोर्ट जो यूक्रेन है रसिया के क्रूक्स रीजन को पर हमला करके, मतलब कि इसको इस पर कब्जा कर लिया। तो ये क्रूक्स रीजन जो है ये वेस्टर्न वेस्टर्न रसिया का पार्ट है। तो इसका सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, लोकेशन याद रखना है कि क्रूक्स रीजन का है, तो वेस्टर्न रसिया में है, जिस पर कभी क्या किया था, यूक्रेन ने भी हमला करके इस पर कब्जा कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं, इकोनॉमी वाला पोर्शन एक बार हम लोग देखते रहते हैं। अगला है कि न्यू स्कीम फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए न्यू स्कीम फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो देखिए नया स्कीम एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्ट किया गया है, टोटल 7 स्कीम स्टार्ट किया गया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन अगला देखते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करते हैं हम लोग मार्क कर देते हैं। अब देखिए जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है इसमें मेन काम क्या है, जो फार्मर्स है, फार्मर्स को जो डिजिटल डीपीआई मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना, जो किसान है उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से जोड़ना, क्या काम है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में, ये मेन इसका एम है। अब देखिए जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है
इसको टोटल फंडिंग कितना दिया गया है, तो ये फंडिंग है 2817 करोड़, 2817 करोड़ का फंडिंग दिया गया है। किस चीज को करने के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए ये फंडिंग प्रोवाइड करवाया गया है, टू इम्प्लीमेंट डीपीआई इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अभी देखिए कि जो की फीचर होगा इस जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इसमें 3 की कंपोनेंट होंगे इसके, कि सबसे पहले तो फार्मर्स का रजिस्ट्री करना है। तो रजिस्ट्री करके क्या होगा कि जो फार्मर को एक आईडी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसे कि अपना आधार कार्ड आईडी होता है, उसी तरीके से आधार आईडी की तरह एक न्यू आईडी प्रोवाइड करवाना सबसे पहले इसका काम होगा। तो एक फार्मर का डिजिटल आईडी क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा इस डिजिटल आईडी को क्या किया जाएगा, जो जो भी लैंड्स रिकॉर्ड है या फिर जो डेमोग्राफी है या फैमिली डिटेल्स है जो किसान का, उसको दो जोड़ा जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले एक आईडी क्रिएट होगा, इसके बाद में इसको डिजिटली डिटेल से इसको जोड़ा जाएगा। तो जो डिजिटल डिटेल इसमें जोड़ा जाएगा, जैसे लैंड का या फिर उसके फैमिली मेंबर्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जियो रेफरेंट विलेज मैप, इसको बोलेंगे। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जियो रेफरेंट विलेज मैप क्या है, कि तो ये है जो फार्मर्स है उनके आईडी को उनके लैंड रिकॉर्ड से और उनके फैमिली डिटेल्स वगैरह से जोड़ने को क्या बोला गया है, जियो रेफरेंट विलेज मैप। और इसके बाद में जो तीसरा कंपोनेंट होगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉप जोन रजिस्ट्री। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो भी फसल किसान लगा रहा है उसको डायरेक्ट ऐड किया जाएगा इस आईडी से। जो भी फसल वगैरह लगा रहा है, साल में कितना फसल लगा रहा है, उसमें कितना उसका पैदावार हुआ, मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ, ये सारा डिटेल इसमें होगा। तो इसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो क्रॉप का एक तरीका का सर्वे किया जाएगा, और जो भी जैसे कि फसल बीमा योजना है और जो भी किसान के लिए जो भी योजना है, तो उसको इसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यही है क्या, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। और ये कितना है इसका टोटल आउटले, 2817 करोड़। कितना कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, एक फार्मर रजिस्ट्री मतलब आईडी प्रोवाइड करवाना, जियो विलेज मैप मतलब कि जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप मतलब कि उनका डिजिटल रिकॉर्ड उसके थ्रू लिंक करना, और क्रॉप सोन रजिस्ट्री मतलब कि जो फसल वो लगाते हैं उनको भी उसके साथ लिंक करना। अभी देखिए, ये जो डिजिटल क्रॉप सर्वे है, ये कितना टोटल 400 डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया है। तो इसको भी मार्क कर दिया जाए। अगला है युक्ति ग्रीन सेंस। तो युक्ति ग्रीन सेंस क्या है, जो डीपीआई के थ्रू जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस योजना को, मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, डिजिटल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, तो इसको क्या किया जाएगा, इसके थ्रू मॉनिटर और एनालिसिस किया जाएगा। किसके थ्रू, युक्ति ग्रीन सेंस प्रोग्राम के थ्रू। तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। युक्तिक्स ग्रीन सेंस प्रोग्राम क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, आपके डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में जो भी अपडेट्स होंगे उसको मॉनिटर करेगा। इसके अलावा ड्रोन्स का यूज किया जाएगा लैंड मैपिंग के लिए। तो इस योजना को क्या नाम दिया जाता है, ये ऑलरेडी पूछ चुका है, स्वामित्व स्कीम। सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर सेंगारी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसके थ्रू, ड्रोन फॉर लैंड मैपिंग के थ्रू। तो स्वामित्व स्कीम ऑलरेडी पूछ चुका है, इस बार हम लोगों को क्या याद रखना है, सेंगारी स्कीम, सेंगारी प्रोग्राम। इसके अलावा एक हॉर्टनेट प्रोग्राम है, ये किसी से रिलेटेड है, ये हॉर्टिकल्चर से। अगला है लाइवली स्टॉक सेक्टर इन इन इंडिया। अब देखिए लाइवली स्टॉक मतलब क्या है, जो पशु है जो इंडिया में टोटल कितने कैटल्स है, तो इसके बारे में है ये लाइवली स्टॉक्स इन इंडिया में। तो देखिए इंडिया के पास अभी जो लाइव स्टॉक का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा कैटल्स कहाँ मिलते हैं, इंडिया में। इसके अलावा जो मीट प्रोडक्शन में, अगर बफेलो मीट के प्रोडक्शन में अगर बात करें, तो इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और अगर गोट मीट का बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इसको नहीं याद रखना है, सीधा याद हम लोग क्या रखना है कि जो लाइवली स्टॉक प्रोडक्शन मतलब कि नंबर्स में है, इंडिया सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। इसी तरीके से जो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड है मिल्क में, और ये कितना ग्लोबली 23% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन कहाँ से आता है, इंडिया से आता है। अभी देखिए कि से रिलेटेड एक और न्यूज था कि कहाँ पे जो CO2 इमिशन होता है कैटल के थ्रू,
तो इस पर कहाँ अभी रेगुलेशन लगाया जा रहा है, तो इसका है डेनमार्क। और कैटल बर्पिंग टैक्स, देखिए यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, कैटल बर्पिंग टैक्स, ये कहाँ लगाया गया था, ये लगाया गया था न्यूजीलैंड में। और जो CO2 इमिशन बाई कैटल, ये प्रोग्राम मतलब कि इसके लिए प्रोग्राम कहाँ चलाया गया था, तो ये चलाया गया था डेनमार्क में। तो ये दो इंपॉर्टेंट डाटा है और लाइवली स्टॉक से रिलेटेड, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, जो इंडिजिनस ब्रीड है उसके सिलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया है। मतलब कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन है यह डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड से अभी क्या किया गया है, इसको एक्सटेंड करके इसमें लाइवली स्टॉक्स के लिए भी लोन देना स्टार्ट किया गया है। मतलब एनिमल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट फंड को इसमें अभी जोड़ा गया है। तो यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड। तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये स्टार्ट किया गया था कब, 2015 में इसको अनाउंस किया गया था और 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो देखिए जब स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो इसको क्या बोला गया था, फंड्स फॉर फंडर्स। मतलब कि जो छोटे छोटे जो बैंकिंग यूनिट्स है उनको ये क्या करता है, लोन देता है, और वो लोन डिस्ट्रीब्यूशन फिर कहाँ होता है, पब्लिक में वो लोन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है। अब देखिए अभी क्या किया गया कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें टोटल पहले लोन दिया जाता था कितने कितने लाख का, 10 लाख का लोन दिया जाता था किसको, बैंकिंग यूनिट्स को, जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस बैंक होता है उनको दिया जाता था। लेकिन अभी ये बढ़ाकर कितना किया गया है, अभी इसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। तो बस इसी को हम लोगों को याद रखना है। एक तो मुद्रा योजना होता क्या है, और ये बढ़ाकर अभी कितना कब स्टार्ट किया गया, 2016 में स्टार्ट किया गया। और अभी टोटल इसमें लोन अमाउंट को कितना बढ़ा दिया गया है, 10 लाख से बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 20 लाख। ये यहाँ नहीं है शायद, ये कहीं और का न्यूज है, लेकिन ये करेक्ट न्यूज है, आप इसको याद रखेंगे। कैटेगरी स्टेटस, अभी देखिए ये वाइड कैटेगरी स्टेटस क्या है कि ऐसे सेक्टर्स, सिर्फ डेफिनेशन इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे सेक्टर्स जिसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कि पोल्यूशन क्लियरिफिकेशन लेने के लिए की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड कैटेगरी सेक्टर्स। तो ये बस हम लोग को क्या करना है, इसमें डेफिनेशन याद रखना है। Which category white category status will now not required for prior permission of the state pollution control board to establish an operating unit under article 9 under air act 1981 and water act 1974। अगला है बायो रेजिलियंट एंड बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज ऑफ क्रॉप रिलीज। अभी देखिए मोदी जी के द्वारा 109 हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप को रिलीज किया गया, जो कि बायो फोर्टिफाइड क्रॉप भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो क्लाइमेट रेजिलियंट होता है और ये ज्यादा प्रोडक्शन करने का में केपेबल होता है। इसके अलावा जो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स होते हैं, ये क्या पेस्ट का भी इन पर ज्यादा असर नहीं होता है, और जो भी रेजिलियंट क्लाइमेट रेजिलियंट कंडीशन में भी, मतलब कि अगर सूखा हो, बाढ़ हो, इन सारी स्थिति में, या फिर अगर इंसेक्ट्स वगैरह का अगर हमला हो गया, तो इन सब से बचने की इसमें काबिलियत होती है। तो अभी कितना टोटल 109 हाई यील्डिंग क्रॉप्स को अभी क्या किया गया, रिलीज किया गया, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, ये डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के द्वारा, इसको अभी रिलीज मतलब कि डेवलप किया गया था ICAR के द्वारा। अभी देखिए ICAR के पहले मतलब संस्थापक कौन, सोमनाथ टी एस कौन थे वो, स्वामीनाथन, उनका भी निधन हो गया है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा याद रखेंगे। जो MS स्वामीनाथन थे, ICAR के जो संस्थापक, उनका भी क्या हुआ है, निधन हो गया है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और टोटल कितना वेराइटी ऑफ क्रॉप है, 109 109 टाइप के हाई इंडियन क्रॉप्स को रिलीज किया गया है, किसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये डेवलप किया गया था ICAR के द्वारा।
एटीएम, अभी देखिए देश का सबसे पहला ग्रेन एटीएम कहाँ लगाया गया, ये लगाया गया भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ, उड़ीसा में। तो ये सबसे पहला पॉइंट हम लोग को याद रखना है। और ये किस योजना के तहत लगाया गया, ये अन्नपूर्ति योजना के तहत भुवनेश्वर में ग्रेन एटीएम को का शुरुआत अभी किया गया है। वायुयान विधेयक 2024 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो भारतीय वायुयान विधेयक है, ये नाम क्या है, हिंदी में है। तो जो साउथ इंडिया के एमपीज हैं, उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट कर दिया था कि ये नाम लेने में कठिनाई हो सकती है किसको, साउथ इंडियंस को, तो इसका नाम चेंज किया जाए। तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट में हम लोग मार्क करके चल रहे हैं कि भारतीय वायुयान विधेयक 2024 अभी लोकसभा में पास हुआ था, और इसको रिप्लेस किसको किया था इसने, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को इसने रिप्लेस किया था। तो ये 90 साल पुराने एक्ट को रिप्लेस करके, मतलब 1934 एयरक्राफ्ट एक्ट को रिप्लेस करके अब इसको नाम क्या दिया गया है, भारतीय वायुयान विधेयक। बस ये नाम हम लोगों को याद रखना है, भारतीय वायुयान विधेयक, क्योंकि नाम पे ही क्या हुआ था, बवाल हो गया था। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बीपीएससी नहीं तो किसी छोटे एग्जाम में ये जरूर देखने को आपको मिल जाएगा, जैसे दरोगा का भी अब एग्जाम आने वाला है, तो वहां भी आप इसको देख सकते हैं। अगला न्यूज है, तो देखिए सबसे ज्यादा लिथियम कहाँ है, कश्मीर में लिथियम का रिजर्व हम लोगों को मिला था। और इंडिया वर्ल्ड में कितने नंबर का प्रोड्यूसर है, इंडिया है प्रोड्यूसर 6ठे नंबर का लिथियम का स्टॉक, सिक्स प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब कि ये रिजर्व का ही बात हम लोग अभी कर रहे हैं, रिजर्व। सिक्स रिजर्व मतलब लार्जेस्ट रिजर्व का किसके पास है, इंडिया के पास। और सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो किसके पास है, वो है बोलीविया के पास। और गोल्ड एक होता है लिथियम ट्रायंगल, तो देखिए यही है लिथियम ट्रायंगल, जिसमें कौन आता है, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, ये तीन को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, लिथियम ट्रायंगल। प्लेटिनम को क्या बोला जाता है, व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। और इसके साथ साथ लिथियम को भी क्या बोला जाता है, व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। एक बार ये क्वेश्चन बीपीएससी में ऑलरेडी पूछ चुका है कि इनमें से कौन सा व्हाइट गोल्ड है, उसमें प्लेटिनम ऑप्शन था और इसके साथ साथ और भी कई ऑप्शन थे। तो देखिए सिर्फ प्लेटिनम को, जैसा कि आपका लूसेंट में लिखा होगा कि प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, तो सिर्फ प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड नहीं बोलते हैं, बल्कि इसके साथ लिथियम और भी कई ऐसे तत्व है जिसको व्हाइट गोल्ड हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लोगों को याद रखना है। इसको क्या रिकॉग्नाइज किया गया है, इसको क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे कि लिथियम को भी क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल रिकॉग्नाइज किया गया है। तो लिथियम, टेंटेलियम एंड लिथियम एक ही साथ हम लोग लिख देते हैं। इसको अभी क्या रिकॉग्नाइज किया गया है, स्ट्रेट क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल। तो बस हम लोग को इतना ही इसमें याद रखना है। चलिए ये हो गया अपना मतलब कि हाफ करेंट अफेयर हो गया। अब इसके बाद में हम लोग सिक्योरिटी डिफेंस और जो अलग दूसरा पोर्शन है इसका हम लोग देख लेंगे दूसरे वीडियो में। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद में हमने मार्क करके आपको दे ही दिया है। तो पार्ट 2 को हम लोग एक अलग वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी मार्क किया जा चुका है, इसको भी मैं रात तक अपलोड अपलोड कर दूंगा। तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, और एक दो दिन इसी वीक के अंदर में, इस वीक में क्या फिर एक दिन बाद, 2 दिन बाद मैं अभी 9 अगस्त वाला कर दूंगा। अगस्त हो ही गया, सितंबर अक्टूबर वाला कर दूंगा अभी पहले। तो ये 3 मंथ का हम लोग पहले कंप्लीट कर लेंगे, अगस्त सितंबर और अक्टूबर। 5 मंथ का पहले किया हुआ है, तो 5 मंथ में और 3 + 8 मंथ हो जाएगा, और 2 मंथ का मैं आपको सिर्फ पीडीएफ दे दूंगा। तो